आप ये कहना चाहते हो कि विजय सर की फैन नॉट ओनली गेट एस्पिरेंट यानी जो गेट की तैयारी करने उनके वाले पेरेंट्स स्टूडेंट, भी होते हैं सर। उनके पेरेंट्स भी होते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि आप 50 से 70 तक इजीली जा सकते हो और 90 से 95 तक जाना बहुत मुश्किल है, और वो इजीली आपके थ्रू हो गया। और रिवीजन आपने कितनी बार किया और रिवीजन का क्या प्रोसेस फॉलो किया आपने? सर रिवीजन तो पता नहीं कितनी बार किया है, क्योंकि सर मैं अभी जिनका हो गया, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अगर याद नहीं आ रहा मैं रिवाइज कर लेता था पूरा सब्जेक्ट ग्रेट। बस। यानी आपने रिवीजन जो किया वो साइक्लिक मोड में किया कि पढ़ता जा रहा हूँ, हाँ करता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, करता जा हाँ। रहा हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज हमारे साथ है चैतन्य, जिनका गेट में टॉप रैंक आया है। तो आज हम इन चैतन्य से पूछेंगे कि इनकी क्या जर्नी रही, कितनी बार पीवाईक्यूज किए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, एक एक चीज जो बच्चे के दिमाग में रहती है, जो अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स है, जो आने वाले सालों में गेट के एग्जाम देने वाले हैं, जो पास आउट बच्चे हैं, क्योंकि चैतन्य खुद ड्रॉप आउट है, ड्रॉप लिया है उन्होंने 1 साल का। तो कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे प्रेशर को हैंडल किया, और किस तरीके से क्या क्या टेक्निक फॉलो की, और किस तरीके से लेक्चर का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया, तो वो सभी चीजों के आंसर आपको आज मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले चैतन्य का मैं वेलकम करता हूं। एंड चैतन्य, बिग कांग्रेचुलेशन टू यू फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस। सो वंस अगेन चैतन्य, कांग्रेचुलेशन। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए चैतन्य। सर मेरा नाम चैतन्य पाटिल है, मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीटेक किया है एमआईटी इंस्टीट्यूट से। और मेरा पिछले साल जब फाइनल ईयर में था मैं, तब मेरा रैंक 938 आया था। लेकिन इस साल ग्रेट, मैंने एक साल ड्रॉप लेके मेरा रैंक अभी 210 आया है अभी इस साल सीएस में। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो चैतन्य, इस रैंक से आपको आईआईटीज तो मिल ही जाएगा, है ना? यस एंड सर। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर इन एडवांस, है ना? थैंक और यू सर। अब थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे आपने सभी फैकल्टी से पढ़ा होगा, लाइक खलील सर से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एल्गोरिदम पढ़ा होगा, कंप्यूटर नेटवर्क अंकित डोला सर से, मैं यानी विजय अग्रवाल सर से डीबीएमएस और सीओए, चंदन सर से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मरेशम सर से टीओसी कंपाइलर, बाबा सर से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग गुरु पंकज शर्मा सर से सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एंड राहुल सर से आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। तो पहले मैं हर फैकल्टीज के बारे में आपके व्यू सुनना चाहता हूँ। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, और क्या उनमें आपको अच्छा लगा? हाँ। तो सर सबसे पहले तो खलील सर से शुरू करते हैं, यस, क्योंकि मैं वो भी वही कहना पता ही चाहता है। था, खलील सर से पता है कि स्टार्ट। उनका जितना एक्सपीरियंस उतनी तो एज है। आप हमेशा बोलते रहते हैं लेक्चर में अपने। तो उन्होंने जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना चालू किया था, मैंने एक्चुअली पहले भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, जब कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत अपने एंड पे पढ़ा था, लेकिन सर वो अलग ही लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम था। मतलब इतना डिटेल में कि कैसे क्या सब चल रहा है अपने को सब पता चल जाता है फुल डिटेल। अब कोई इंसान अगर गेट भले भी ना दे तो भी एक बार पढ़ना चाहिए खलील सर से कि कैसे सब कंप्यूटर साइंस वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको पता चलता है कि इंटरनल वर्किंग वो सब कैसे होता है। फिर सर अंकित दोयला सर की बात करें तो वो तो सीएम तो राजा रानी की कहानी में राजू रानी की कहानी में ही खत्म कर देते हो, पता ही नहीं चलता कब हो जाता है। भले वो कितना भी बड़ा सब्जेक्ट हो इजीली सब खत्म हो जाता है। नो डाउट। और सर, और आपकी बात करें तो सर आपकी एनर्जी तो मतलब नेक्स्ट लेवल होती है। अभी मेरी मम्मी खुद, जैसे मैं भी ईयरफोन डाल के नहीं सुनता था कभी लेक्चर, मेरा स्पीकर पे चलता था। और मेरी मम्मी हमेशा आपका देख के मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी फैन है सर। मेरे बच्चों जो आप स्टार्टिंग में बोलते हो ना, तब अलग ही होता है। यानी हम्म। आप ये कहना चाहते हो कि विजय सर की फैन नॉट ओनली गेट एस्पिरेंट यानी जो गेट की तैयारी करने उनके वाले पेरेंट्स स्टूडेंट, भी होते हैं सर। उनके पेरेंट्स भी होते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हाँ। हुआ था। मैं एक इंसिडेंट शेयर भी करता हूँ। ड्यूरिंग कोविड एक बच्चा बोलता है कि सर आप, यानी एक बच्चे का तो ये था कि सर मेरे पापा और मैं दोनों बैठ के लेक्चर सुनते हैं। तो मैंने उन्हें हंसी मजाक में बोला, बेटा फीस तो आपने एक ही की दी है। बोला नहीं सर, पापा बैठ के सुनते हैं, ऑफिस से आते थके हुए, बोलते कि मेरे को एनर्जी मिलती है कि ये सर सुबह से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम मेरा हेक्टिक शेड्यूल रहता था। सुबह से हाँ, पढ़ाने के बाद भी मेरा उस टाइम क्लास रहता था उनका 9 से 11 रात में, और 7 से अच्छा हाँ। 9, 6:30 टू 8:30, 9 टू 11, ऐसे 4 घंटे का। बोला ये 6:30 से 11 o'clock तक आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी फुल एनर्जी के साथ। तो मैं तो ऐसा लगता है कि मैं जॉब करके आया, थक गया। और एक तो बोलते हैं कि सर आपके कारण मेरे को बहुत पिटाई पड़ती है, क्योंकि आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हो आंसर दो सब बच्चे। इतने में पेरेंट्स पीछे से मारते हैं कि सर इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं, इतना फुल डेडिकेशन से आप आंसर क्यों नहीं दे रहे? बोला सर आपके कारण हम्म। खूब पिटा, लेकिन उस बच्चे का भी रैंक आया। और हाँ। ऐसे काफी यानी टेस्टिमोनियल्स है। और मेरे वाले में ऐसा क्या अच्छा लगा आपको लेक्चर्स में? मम्मी तो फैन है ही है, मम्मी को भी मेरा नमस्कार बोलिएगा, और मम्मी हाँ। पापा को भी, कि सर ने नमस्कार
बोला है। ये, हम सर आपने कहा जो डीबीएमएस में वो जो क्या, मेरे को जो हमें सीक्वल में डाउट्स रहते थे कि क्वेरी कैसे प्रोसेसिंग होता है, आपने सबसे इजी वे में पढ़ा दिया था। एसक्यूएल वाला जो पोर्शन था वो भी, और बाकी जो फाइल इंडेक्सिंग वाला, मेरे को अभी भी याद है 2023 का जब गेट दिया था तो उसमें फाइल इंडेक्सिंग का क्वेश्चन आया था, मैं गलत करके आ गया था वो। अभी इस बार तो एक शायद आया था, वो क्लियर हो गया। तो अभी मतलब इजीली पढ़ के हो गया था, कि ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसा अपन डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं कि कुछ पढ़ रहे हैं। सब इजी इजी हो गया था। और सीओए, सीओए। सीओए तो सर वो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा ना सर, मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था उसके बाद फिर सीओए पढ़ा, तो दोनों जब कंबाइन हो रहे थे तब और ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ रही थी। ये तो है ही, तो फिर वो क्योंकि जितनी ज्यादा क्लियरिटी आती उतनी ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी आते जाता है, आगे क्या होगा आगे क्या होगा उसके लिए। क्योंकि आधा पोर्शन मेमोरी आप वहां देखते हो, पिक्चर आधी पिक्चर हाँ, लाइक और पेजिंग वाली लॉजिकल मेमोरी से रैम मैन वाला जो मेमोरी। मेन मेमोरी का सेक्शन हाँ उधर देख लेते हैं, कैशे का इधर देख लेते हैं। हाँ, कहानी कहानी हाँ। पूरी वही है, सीपीयू से लेके अपना पूरा कैश, फिर मैन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वो पूरी आधी हाँ। पिक्चर द गॉड ऑफ कंप्यूटर साइंस खलील सर दिखा देते हैं, बाकी वो रही सही पिक्चर, मैं पूरी उसको हाँ, कर ही देता आप हूँ। दिखा देते। और सीओ में ऐसा कौन सा टॉपिक ऐसा लगा कि सर ने बड़ा हार्ड टॉपिक था और बहुत इजी वे में सिखा दिया? हाँ सर, ऐसा तो कोई लगा नहीं मेरे को, क्योंकि हार्ड लगा ही सीओ नहीं। लगा ही नहीं सर। मैंने जो पूरा साल अभी पढ़ा, मेरे को कोई लगा ही नहीं कि कुछ, जैसे अभी सतीश सर का पढ़ा रहे थे, सतीश सर आप हम्म, उन्होंने जैसे देखना चालू किया था उनका, तो मैं जैसे क्या बोलते हैं आप पढ़ा रहे तो पढ़ा रहे मेरे को लगा कि क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इतना इजी इजी पढ़ा रहे। और ऐसा बहुत सुना रहता है कि बहुत सुना रहा मैं कि जो डिस्क्रीट मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं वो भी बहुत हार्ड आते हैं। वो कैसा ट्विस्ट करके मिक्स करके दो तीन सब्जेक्ट का मिक्स करके सर पढ़ा रहे, बोल इतना इजी इजी पढ़ा रहे, आएगा कि नहीं आएगा मेरे को पेपर में। लेकिन जब पीवाईक्यू सॉल्व करना चालू किया तब इजीली हो गया। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं लगा कि मेरे को कुछ ऐसा हार्ड है कि कुछ इजी इजी चल रहा है हो। सब इजीली सब कवर हो गया। और सर प्रोग्रामिंग गुरु पंकज शर्मा सर। सर पंकज सर तो अच्छे ही है, अभी भी उनका जो क्या बोलते हैं, मेरा हो गया गेट अभी भी, लेकिन प्लेसमेंट की बैच के लिए उन्हीं का लेक्चर ज्वाइन कर लिया अभी, अरे एमबीए बैच ग्रेट का जो ग्रेट है ग्रेट वो। ग्रेट। तो हाँ। देख रहे हो बच्चों कि चैतन्य का रैंक आ चुका है, उसके बावजूद भी यानी हमारी जो सीएस की टीम है उसकी उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, लेक्चर रैंक आने के बाद भी, एआईआर टॉप एआईआर आने के बाद भी प्लेसमेंट के लिए भी स्टूडेंट्स गेट एस्पिरेंट नहीं बोलूंगा, अब स्टूडेंट बोलूंगा, क्योंकि अब आप किसी ना किसी आईआईटी से एमटेक करोगे और प्लेसमेंट के लिए दोबारा अन अकेडमी का लेक्चर ज्वाइन कर चुके हैं, प्लेसमेंट बैच। तो थैंक यू चैतन्य उस चीज के लिए, इतना प्यार और इतना विश्वास हमारी टीम पे, जो सीएस की अंकित डोला सर और उनकी जो पूरी टीम है उन पे देने के लिए, आपको भी और सभी बच्चों को भी। और आगे चलता हूँ, एक और फैकल्टी में मिस कर रहे हैं अपन, राहुल सर। राहुल सर। हाँ। हाँ उनसे तो मैंने खाली लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस मुझे आता था, मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ना था। और मुझे मतलब हमेशा से 11th 12th से ही बात, मेरे को प्रोबेबिलिटी तब भी नहीं आती थी, अभी भी नहीं आ रही, थोड़ी बहुत आती नहीं थी मेरे को। बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता था कि अब मेरे को आप सिंपल क्वेश्चन दे दो प्रोबेबिलिटी का, लेकिन जैसे कुछ घुमा देंगे उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे को। लेकिन जैसे राहुल सर से पढ़ा था, उस क्लियर भी हो गया था। मैंने उनका डेटा क्या बोलते हैं उसको, डेटा साइंस वाला जो प्रोबेबिलिटी का सेक्शन था वो देखा था, उससे अभी मैं डेटा साइंस का पोर्शन भी खत्म हो गया, तो डबल डबल पढ़ना भी नहीं पड़ेगा अभी तो। सही गेट है, के लिए जो पढ़ा सही वही है। आगे काम आ जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ओवरऑल यानी जो अंकित सर और उनकी टीम के साथ आपकी जर्नी कैसी रही यानी? सर ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी थी। मतलब जो ये सफर था, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि आप 50 से 70 तक इजीली जा सकते हो, और 90 से 95 तक जाना बहुत मुश्किल है। और वो इजीली आपके थ्रू हो गया, क्योंकि 900 से 210 जाना भी था, इजी नहीं था, क्योंकि हार्ड तो होता ही है। करेक्ट, हम्म। करेक्ट, ये बात एकदम सही है। देखो ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है मार्क्स का, आपका जो रैंक है और जो टॉपर का ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, वो दो नहीं चार आता। क्वेश्चनों का ही डिफरेंस रहता है, दो दो मार्क्स के हाँ, दो चार क्वेश्चनों में और ही। थोड़ी बहुत जो सिली मिस्टेक्स का। हाँ, थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स और दो चार क्वेश्चनों का ही, 2 मार्क्स के क्वेश्चनों से ही पूरा खेल चेंज हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉपर, आप ऑलरेडी टॉपर की लिस्ट में ही हो। और रही बात, अब मैं आपसे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स के लिए उसका फायदा हो। तो आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, कैसे पढ़ाई की, थोड़ा बताइए। सर मैंने तो स्टार्टिंग की थी, मेरी अप्रैल मई एंडिंग से चालू किया था मैंने पढ़ना, क्योंकि कॉलेज वॉलेज वो सब था, तो मई एंडिंग से चालू कर दिया था पढ़ना।
तो मैंने स्टार्टिंग से क्या किया कि दो सब्जेक्ट पैरेलली कर रहा था, जो भी इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट थे, जैसे क्या बोलते हैं सीएन, जो इंडिपेंडेंट था सबसे पहले, पिछले साल भी उसी में अटका था, मैं सीएन में ही अटका था, सीएन और टीओसी में अटका था, उसी में मेरे मार्क्स गए, तो स्टार्टिंग उन दोनों से किया था। फिर उसके बाद में जो कनेक्टेड सब्जेक्ट है, जैसे टीओसी और सीडी हो गया, ये साथ में कर लिया। फिर सीओए और डिजिटल ये साथ में। तो जो जो कनेक्टेड सब्जेक्ट्स है, ये साथ में करते गया। फिर उसके बाद में साथ साथ मैं पैरेलल रिवीजन करता रहा, क्योंकि पिछले साल मेरी वही गलती कि मैं रिवीजन करना बहुत भूल गया था। मैंने सिर्फ पढ़ते ओके। जा रहा था, कि सिर्फ ऐसा पढ़ते जा रहा था, रिवाइज ही नहीं कर रहा था। तो लास्ट के एंड मोमेंट पे ये हो गया था कि मैं पूरा ही भूल गया था। तो कुछ कुछ तो मेरे को वापस देखना पड़ा, तो इस बार वो गलती नहीं करना था, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से रिवाइज करते जा रहा था। तो और रिवाइज करते करते एक टाइम ऐसा हो जाता है कि आप 10 मिनट में पूरी लॉन्ग नोट्स खत्म कर देते हो। फिर मेरा सिलेबस मोस्टली नवंबर मिड तक खत्म हो गया था। उसके बाद में फिर, और साथ साथ में मैं टेस्ट, जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी खत्म करते जा रहा था। ग्रेट ग्रेट। कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जैसे अभी सब्जेक्ट खत्म कर दिया, फिर 1-2 महीने के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट देना चालू करूंगा। तो ताकि तब ब्रशअप भी होता जाए अच्छे से। और उसके बाद में फिर दिसंबर से फुल लेंथ मॉक देना चालू कर दिया था, फुल लेंथ मॉक। और फिर शॉर्ट नोट्स का जो प्रिपरेशन होता है वो सब, और पीवाईक्यू भी एक बार वापस कर लेते तो लास्ट आपने शॉर्ट। टोटल कितनी बार पीवाईक्यूज किए? सर दो पीवाईक्यूज टाइम्स पीआईक्यूज पूरे कर लिए थे। 2 टाइम्स आपने एटलीस्ट पीवाईक्यू हाँ किए। जैसे कि हाँ बच्चों, हम आपको क्लासरूम में भी बोलते हैं कि एटलीस्ट एक बार पीवाईक्यू लगाने से कुछ भी नहीं होगा, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स लगाए जाए। जितने भी टॉपर्स के जितने भी इंटरव्यू मैंने और मेरी पूरी टीम ने लिए, तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि पीवाईक्यूज एटलीस्ट सबने 2-3 बार एटलीस्ट लगाए हैं। और रिवीजन आपने कितनी बार किया, और रिवीजन का क्या प्रोसेस फॉलो किया आपने? सर, रिवीजन तो पता नहीं कितनी बार किया है, क्योंकि सर मैं अभी गिन का हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को अगर याद नहीं आ रहा, मैं रिवाइज कर लेता था पूरा सब्जेक्ट ग्रेट। बस। यानी आपने रिवीजन जो किया वो साइक्लिक मोड में किया, कि पढ़ता जा रहा हूँ, हाँ करता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, करता जा हाँ, रहा हूँ। करता सही जा है। रहा हूँ ऐसा। और टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आ रहे थे, और स्टार्टिंग में कोई गलती हुई तो उसको कैसे इंप्रूव किया आपने? तो जैसे टेस्ट देना चालू किया था, तो मेरे 50 के आसपास मैंने अटेम्प्ट कर रहा था, 80 मार्क्स के आसपास का अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन मार्क्स आ रहे थे 45-50 के आसपास। तो मेरी जो गलतियां हो रही थी, सिली मिस्टेक्स बहुत सारी हो रही थी, कुछ कुछ कभी क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जा रही थी, कभी ऑप्शंस गलती से पास टाइम के साथ कोप अप करने के लिए कभी ऑप्शन गलत टिक कर दे रहा था। तो ये सब धीरे धीरे करते करते 80 मार्क्स के आसपास पहुंच गया था मैं, जब मेरा लास्ट टेस्ट दिया था। तो वो मैंने 87 मार्क्स से कुछ अटेम्प्ट किया था, और 81.6 मार्क्स आ रहे थे मेरे। ग्रेट ग्रेट। तो आप जो गलतियां करते थे उसको क्या लिखते थे कहीं कॉपी में या डायरी में, हाँ कि ये सर, गलती नहीं एक करनी? अलग से नोटबुक ही बना के रखी थी पूरी की टेस्ट सीरीज का एनालिसिस, जो फुल लेंथ मॉक की टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करने के लिए पूरी की। फिर अभी जैसे हर क्वेश्चन का एक एनालिसिस चल रहा था, इस क्वेश्चन में क्या गलत, जो सही है वो तो देखना ही चाहिए, कि सही है तो ठीक है, सही है उसको तो, सही है। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कि सही कर दिया तो कभी आगे जाके गलती करेंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो उसको भी देखना चाहिए। फिर जो गलत किया उसको तो पूरा, क्या गलती किया, कैसे गलती किया, और फिर उसको। और जब अगला टेस्ट देने बैठा था, तो उसके पहले वो बुक पूरी देख लेता था एक बार, कि किधर किधर गलती हुई है। बढ़िया है, बढ़िया, ऐसा ही हुआ। जो आपने एक लाइन बोली बहुत सही बोली है, कि जो सही हुआ उसको भी देखना चाहिए। अभी एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, क्या हुआ, उसने एक क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज या क्लासरूम में भी पढ़ाया, सही किया, और वहां गलत कर आया उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन। मैं टॉपिक और सब्जेक्ट का नाम नहीं जा रहा अभी ज्यादा डेप्थ में, लेकिन वही चीज है हम्म। कि सही किया तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस करना है, कि वहां गलती दोबारा ना हो। और आपने जो सबसे अच्छा काम किया कि अपनी गलतियों को लिखा, उससे सीखे या नहीं आप लोग, तो बढ़िया है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि देखो आप ड्रॉप लिए हो, है ना? यस आपने सर। 1 साल का ड्रॉप लिया, तो एक फाइनल ईयर के साथ बच्चा तैयारी करता है, या थर्ड ईयर के साथ करता है, या सेकंड ईयर के साथ करता है, तो उसकी जो कंडीशन होती है, जो सर्कमस्टेंसेज होती है, वो अलग होती है। और एक ड्रॉप जब बच्चा लेता है ना, तो उसके मन में काफी क्वेश्चंस भी होते हैं। क्या क्वेश्चंस होते हैं? लाइक कि अगर मेरा अच्छा रैंक नहीं आया तो मैं पिछले साल भी इस रैंक पे ले सकता था, या मैं प्लेसमेंट में भी जा सकता था। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ? मैं जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो सीएसआईटी का हूँ, और आजकल तो बूम है सीएसआईटी, डेटा साइंस, एआई, एमएल। तो मैं, आपके भी मन में क्या कभी ऐसा क्वेश्चन आया? अगर आया तो आपने उससे कैसे डील किया? सर, जब पिछले साल जब प्लेसमेंट चल रहे थे, तभी तो डिसाइड कर लिया था कि गेट करना है मुझे। मैं फोर्थ ईयर में था तभी डिसाइड कर लिया था कि एमटेक करना है। क्योंकि
11 12 से ही सपना था कि आईआईटी में जाना है। ग्रेट। तो वो फिर बाद में तो फोर्थ ईयर में जैसे आए थे तब डिसाइड कर लिया था कि गेट करना है। लेकिन फिर पढ़ा तो, लेकिन अब फोर्थ ईयर होता है, लास्ट ईयर होता है इंजीनियरिंग में, तो सब ऐसा होता है नहीं कि लास्ट ईयर है दोस्तों के साथ सब थोड़ा घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं। उधर थोड़ा गलती हो गया था फिर मेरा, तो लास्ट के से 3 4 महीने ही पढ़ा था मैंने पिछले साल तो। तो मैं आपको रोकूंगा रोकूंगा बीच में रोकूंगा। तो सुन रहे हो बच्चों कि फाइनल ईयर में थोड़ा लेथर्जिक या थोड़ा कैजुअल नहीं होना है। जैसे चैतन्य खुद एडमिट कर रहे हैं कि फाइनल ईयर में लास्ट में ओनली 3 4 महीने पढ़े, लेकिन जो 3 4 महीने पढ़े उसके कारण भी इनका अंडर 1000 रैंक लाया, 800 से 900 के बीच में। लेकिन इन्होंने ये चीज एडमिट भी की है कि अगर फाइनल ईयर में भी थोड़ी सी किन्होंने कैजुअल रहा कि लास्ट ईयर है, बीटेक के दोस्त है, फ्रेंड है, उस टाइम गेट पे फोकस नहीं किया। अगर उस टाइम भी फोकस करते तो और भी रैंक अच्छी आ सकती थी। चैतन्य, राइट? आ सकते थे, राइट सर। बस एक 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 2 महीने और एक्स्ट्रा तो हो जाता, पिछले साल ही हो ग्रेट जाता। ग्रेट। हाँ। तो सर जैसे लेकिन प्लेसमेंट हुआ तो फिर डिसाइड तो कर लिया था कि अपने को फिक्स यही करना है, गेट ही करना है। तो लेकिन तो मैं गेट का एग्जाम दे दिया था, तो मार्च में जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन देखा 900 रैंक आया। तो मेरे को इतना, तो मैंने जब पहले थोड़ा रिसर्च कर लिया था कि जो आईआईटी है कितना कट ऑफ पे ले रही है, क्या ले रही है। तो न्यू आईआईटी क्या थी आशा कि न्यू आईआईटी मिल सकता है, लेकिन मुझे ओल्ड आईआईटी में ही जाना था। क्योंकि ओल्ड आईआईटीज की बात ही अलग होती है सर, उधर का जो एनवायरनमेंट होता है वो सब, तो इसलिए मेरे को फिक्स था। तभी सोच लिया था कि ड्रॉप लेंगे। लेकिन सर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है कि अपने मन में बहुत सारे सवाल आने लग जाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। और ड्रॉप ले तो अगर सब अपन घर पे ही रहते हैं तो कोई ज्यादा मिलता भी नहीं है। तो फिर अकेले बैठे बैठे तो ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्या हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्या होगा अपना। फिर कहाँ से अच्छा होता कि जॉब ले लेता, मैं तभी जॉब ले लेता प्लेसमेंट के टाइम पे। लेकिन सर धीरे धीरे थोड़ा मोटिवेशन तो अपने को लाना ही पड़ता है कि जैसा आपने बोला तो देखो कि अगर डिमोटिवेट हो रहा है तो अपने माँ बाप का चेहरा सामने लेके आ जाओ, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखे कुछ फायदा है नहीं। 2 3 दिन मोटिवेट रहेंगे उससे, लेकिन मम्मी पापा का चेहरा सामने आ जाएगा तो अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। ग्रेट। मेरे को याद है मैंने कई बार बोला था कि आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का सुन लीजिए या कोई भी मोटिवेशनल वाला सॉन्ग सुन लीजिए, आप 3 दिन 4 दिन एकदम फुल्ली मोटिवेटेड रहेंगे, आज तो आग लगा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन वो मोटिवेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एकदम खत्म बहुत होते कम जाता यानी है। बहुत बहुत फास्टली डिक्रीज होता है। लेकिन जो हाँ। एक इनर मोटिवेशन है, मैंने आपको बोला था सबसे बढ़िया है। कई बच्चे पूछते भी थे, याद है मेरे को। तो मैंने बोला देखो मोटिवेशन का सबसे अच्छा है कि आपके मन में कभी भी बुरे ख्याल आए तो आप अपने सोचे कि यार मेरे को किसी और के लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। तो आपने वो चीज फॉलो की यानी है। हाँ। तो सर घर बैठे बैठे तो सबसे पहला सेल्फ डाउट बहुत जल्दी आता है। इसमें कोई ये नहीं कि सेल्फ डाउट सबसे पहला आता है कि होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही जाते हैं। बस। तो कैसे मदद की यानी आपने जो मैंने टेक्निक बताई उसको कैसे फॉलो किया? नहीं तोड़ सक इस पे और डिटेल में। जैसे मैंने आपको बोला था कभी भी डिमोटिवेट हो तो आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो आपको 2 4 दिन ही रहेगा। इनर मोटिवेशन के लिए आपने क्या फॉलो किया? सर जब मोटिवेट डिमोटिवेट हो जाता था, पढ़ाई वढ़ाई तो सब छोड़ देता था मैं, कुछ नहीं, क्योंकि डिमोटिवेशन पढ़ाई करके सर अपना घुसेगा ही नहीं सर में, तो फिर फायदा नहीं है। तो मैं अपना चेहरा बैठ के मम्मी पापा के साथ बैठ जाता था, क्योंकि कॉलेज अभी जा रहता हूँ मैं, वहां पे भी कोई दोस्त है भी नहीं इधर ज्यादा मेरे। तो फिर सिर्फ मम्मी पापा के साथ बैठ जाता था, फिर अगले दिन से वापस अपना चालू जो नॉर्मल बातचीत कर लो थोड़ा। फिर हो जाता है कि सब क्या बोलता है, देख के सब फीलिंग हो जाता है ना कि सर करना है कुछ इनके लिए। और वो उनको भी इच्छा रहती है कि वो अपना बेटा कुछ कर ले। यस, ये तो है ही। हाँ। देखो मैं आप कई बार बोलता हूँ कि आपका रैंक आया, आप 4 दिन ज्यादा खुश रहोगे और टीचर उससे ज्यादा खुश रहेगा। और पेरेंट्स, मैं कई बार बोलता हूँ लेक्चर में ये दोनों बातें बोलता हूँ। और पेरेंट्स 1 मंथ तक जितने भी जने मिलेंगे उनसे, चाहे वो उनको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, सबको बोलेंगे मेरे बच्चे का ये रैंक आया। तो ये चीज तो है ही। जितनी आपको Yes. खुशी है ना, उससे कई गुना ज्यादा, कई लाख गुना ज्यादा आपके पेरेंट्स को है। आपके उनके चेहरे पे लगेगी भी और कई बार लगेगी भी नहीं, लेकिन वो इनर वो बहुत हैप्पी है, यानी वो बहुत खुश है। वो कई बार शो ऑफ नहीं करेंगे लेकिन बहुत खुश है कि नहीं मेरा बच्चा सक्सेस हो गया। क्योंकि माँ बाप और पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट, उनका बच्चा उनसे आगे जाए। और मैं भी ये चाहता हूँ कि यार मेरे स्टूडेंट मेरे से आगे जाए। और माँ बाप भी ये चाहते हैं कि यार उनका बच्चा उनसे आगे जाए और जीवन में खूब तरक्की करे। तो ये तो रहता ही है। तो यानी मेरी बातें आपने फॉलो की, जैसे आपने बताया 2 बातें।
एक तो वो मोटिवेशन वाली बात, और एक जो आपने बोला कि मम्मी भी आपकी एनर्जी को इतना फॉलो करती है कि आपकी बहुत बड़ी फैन है। तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। और वेलकम। आपको जब हाँ, थैंक यू। और फिर आपने प्रिपरेशन का टाइम टेबल क्या फॉलो कर रखा था? जैसे आपने सारी चीज़ें बताई कि डिमोटिवेट हुए तो आपने कैसे फॉलो किया, यानी कैसे ओवरकम किया, और प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी क्या था आपका इसके साथ-साथ? सर प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी ऐसा मैंने टाइम पीरियड फिक्स कर लिया था कि क्योंकि मैंने पढ़ा था तो मुझे पता था कि कौन सा सब्जेक्ट कितना बड़ा है। तो मैंने सिर्फ टाइम डिसाइड कर लिया, इतना टाइम स्लॉट में ये सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए तो खत्म होना चाहिए, भले अपने को टाइम देखना नहीं था मैं कितना, कि 6 घंटे पढ़ लिया 8 घंटे पढ़ लिया, आज खत्म करना है, खत्म करना है कितने भी बजे से रात को। तो मोस्टली वैसे ही फॉलो करता था कि आज एक दिन का शेड्यूल बना लेता था कि कितना, आज ये लेक्चर देखना है, ये लेक्चर देखना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, उतना खत्म करके ही फिर सोना सोना चाहिए। मैंने तो मोस्टली यही फॉलो किया कि डेली का कुछ बना लो और फिर उतना का टास्क कंप्लीट करके ही फिर अगले दिन का चालू करना चाहिए। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। यानी डेडिकेटेड भी रहे और कंसिस्टेंसी भी रखी, ताकि जो हाँ। छोटे-छोटे टारगेट, यानी आप ये कहना चाहते हो कि आपने एक साथ ही कोई ऐसा बिग टारगेट नहीं बनाया, आपने बनाया कि नहीं। ये छोटा टारगेट है कि ये इस वीक में सब्जेक्ट को खत्म करना है, या इस पोर्शन तक को, इस टॉपिक तक को, इस परसेंटेज टॉपिक को खत्म करना है सिलेबस के, और उसको फिर धीरे-धीरे अचीव करते गए और आगे बढ़ते रहे माइलस्टोन की तरफ। डिवाइड एंड कॉन्कर वाली स्ट्रेटेजी सर, डिवाइड खलील एंड सर ने कॉन्क्वर जो वाली। यस, हाँ। ग्रेट। और खलील सर का एक और चीज़ था, इफ यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन सिचुएशन यू वर्स्ट विल गेट केस द बेस्ट। सिनेरियो यू विल बी इन बेस्ट केस इन एग्जाम। यस, यस। सो ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी जो जूनियर गेट एस्पिरेंट्स हैं, और क्या मैसेज रहेगा चैतन्य? सर मैसेज सिर्फ इतना है कि कंसिस्टेंसी फॉलो करते चलो, क्योंकि ईयर लॉन्ग जर्नी रहता है तो डिमोटिवेशन ऑब्वियस आता ही है। 3 4 महीने पढ़ लिया कुछ, अभी जैसे मैंने जब इनिशियल में जब स्टार्ट किया था तो मेरे को यही हो रहा था कि आधा सब्जेक्ट हो गया, फिर बोले बोर हो गए सब्जेक्ट से, फिर दूसरा कुछ नया चालू कर देते, फिर से इंटरेस्ट आता था वो सब्जेक्ट, फिर वो आधा छोड़ दिया। तो आधा नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी वो चीज को पूरा कर लो, भले थोड़ा डिमोटिवेट हो जाए कि इंटरेस्ट नहीं आता थोड़े टाइम बाद, लेकिन फिर उसको कंटिन्यू करते करते जब पूरा खत्म हो जाएगा तब रिजल्ट्स में आपको वो दिखेगा कि भले ही उस टाइम पे डिमोटिवेट हो गए थे लेकिन अभी फिर बात अलग है। बस इतना ही बोलना मैं। ग्रेट, यानी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, जो मैं कई बार डीसी लिखता था बोर्ड पे, हम्म। डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, तो दीज आर दी टू पिलर टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। सो ये रोल रहा आपका। सो चैतन्य, बहुत अच्छा जर्नी रहा। और कोई चीज, कोई मोमेंट, कोई चीज आप शेयर करना चाहो, कोई चलो फनी चीज जो मेरी क्लास का या किसी भी क्लास का, मेरी क्लास में तो क्या ही बोलूं, मेरे को खुद को शर्म आ जाती है कई बार। कोई भी ऐसी चीज। फनी चीज तो आपकी क्लास की बता देता हूँ। जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपका चालू किया था लेक्चर, तो मैं मोस्टली अभी जहाँ बैठा हूँ उधर ही बैठ के लेक्चर देखता था। इधर बाजू में एक टेबल है, तो आप अचानक से चिल्ला दिए थे कि गुड मॉर्निंग बच्चों ऐसा। तो मम्मी इधर बाजू में ही थी, बोले ये कौन चिल्ला रहा है, बोले इतना क्यों चिल्ला रहा है, क्या हो गया बोले। ऐसा ऐसा करके एक बार हो गया था। फिर देखो तो कभी कभी मैंने तो हाँ, फिर कभी कभी खुद आके ही बैठ के सुनती थी। अभी तो 1 2 दिन नहीं हुए, हाँ कल सुबह ही बोल रही थी कि मैं अगर तेरे साथ साथ बैठ के मैं भी लेक्चर देख लेती, क्वालिफाई तो मैं भी कर ही लेती। ग्रेट, हाँ। ग्रेट, ग्रेट। क्योंकि ये मेरे को कई बार ऐसा फीडबैक मिला है कि सर, एक जना बोलता है, सर मेरी बहन कॉमर्स की है, शायद बड़ी दीदी थी, बोला सर वो एफडी के क्वेश्चन कैंडिडेट की के क्वेश्चन सोल्व कर रही है ना, और सीओए में बोला सर वो बिना पेन पेपर के सोल्व कर रही है, और उन्होंने आंसर सही दिया, मेरा गलत है सर। क्योंकि वर्चुअल देखते हैं अपन, तो उन्होंने वर्चुअल में चैट बॉक्स में और उसके बाद टेलीग्राम मैसेज किया कि सर वो कॉमर्स की हाँ होने के बाद उसका सीओए का जो अपन करते हैं ना, कैश मेमोरी और पाइपलाइनिंग वाले हाँ क्वेश्चंस, उन हाँ क्वेश्चंस में या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, बोला सर उन्होंने गेट का पीवाईक्यू सही सोल्व किया, मेरे से गलती हुआ, और एफडी वाले सारे क्वेश्चन उनके सही थे, कैंडिडेट की निकाल पा रही थी। तो देखो मेरा इस मामले में इससे है कि अगर क्लास का सेनापति ही, क्लास बोल दीजिए, किसी भी सेना की बात करें, हालांकि ये कोई जंग नहीं है, तो हम्म, सेनापति या मेंटोर ही एकदम थोड़ा लेथर्जिक हो जाएगा तो टीम तो वैसे ही हो जाएगी। तो मेरा थोड़ा एनर्जी में पढ़ाने का एक सीक्रेट ये भी है कि अगर मैं एनर्जेटिक रहूंगा, क्योंकि बच्चा सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में रहता है, अब वो थका हुआ आता है, ऑफलाइन तो है नहीं कि मैं देख के आपको डांट दूं कि बच्चे जग जाओ ये वो। अब आप कैमरे के उस पार
सो रहे हो, जग रहे हो, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे, आप लॉगिन करके पूरा वॉक कर रहे हो, अपने 10,000 स्टेप्स डेली के कर रहे हो, वो मुझे नहीं पता ना। तो अगर मैं एक्टिव क्लास को एंगेज रखूंगा और इंटरेस्टिंग बना के रखूंगा तो बच्चा पूरा लेक्चर भी सुनेगा और एक एक चीज फॉलो भी करेगा, और नॉट ओनली फॉलो करेगा, जो उसके 2 घंटे है ना उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी आएगा, कि उसको जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में भी आएगा, क्योंकि सुबह से थक चुका है तो इंसान ही ना। आज कितना भी हाँ मोटिवेशन दे लो, अगर आप नहीं सोओगे, मशीन तोड़ी है, और मशीन को भी ज्यादा देर तक काम में लोगे, उसका भी रिपेयरिंग मांगती है, तो अपन को भी प्रॉपर थक भी जाते हैं, और कई बार डिमोटिवेट भी होते हैं, टायर्ड भी हो जाते हैं, हेक्टिक भी रहता है। तो ये एक रीजन है कि मैं थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ। ये तो क्या ये अप्रोच सही है या चेंज करना चाहिए? सर सही है, मस्त। 2 घंटे कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता। नहीं तो कभी ये 2 घंटे में नींद भी आने लग जाती है कभी कभी तो। समझ गया, चाहे मोटिवेशन कितना ही हाई हो, लेकिन नींद आई जाती है, फिर नींद हाँ उससे नींद ज्यादा आई हाई जा। हो। हाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ए, चलो ए, आपने एक अपना। और फन, हाँ एक और बताइए। फनी मोमेंट था जब खलील सर की क्लास चल रही थी ओएस की। तो एक बच्चे ने लिखा था, सर यू आर लाइक अ गोट। तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को गोट बोला, तो सर बोले मेरे को लगा बकरी हूँ क्या, ऐसा सर को लगा, बोले क्या लिख रहा है बोले। तो सेम ऐसे। सेम हैपन विथ मी। आप उस बैच में नहीं होंगे शायद। मैं, क्योंकि ये जो फैसिनेटिंग कीवर्ड है ना गोट, ये मेरे को गोट मतलब हाँ बकरी पता था, है ना। मैं एकदम हाँ पूरा एनर्जी से पढ़ा रहा, बच्चे तारीफ कर रहे थे, मैं चैट पढ़ रहा था उसके बाद। तो एक लिखता है यू आर ए गोट, बोले तो गोट लिख रहा होगा, या फिर दोबारा लिखा यू आर ए गोट, बोलो भैया बकरी नहीं हो, इंसान बने रहने दो। बोले नहीं सर, उसकी फुल फॉर्म लिखा फिर वो। तो मेरे को वो हाँ, जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग को जीएम, वो थोड़ा पता है, यूजुअली यूज आते हैं वो। लेकिन ऐसे गोट और ये जो होते हैं ना ओएमजी, इस टाइप के कीवर्ड मेरे को हाँ। ज्यादा याद नहीं थे। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। तो मैंने भी बोला था बच्चों को, ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। तो खैर चैतन्य, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, और आई विश कि आपको जीवन में खूब सफलताएं मिले, और आप ऐसे ही खुद का और अपने पेरेंट्स का और देश का नाम रोशन करें। और अपना समय देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वंस अगेन थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आपकी तरफ से सभी बच्चों को मैं मैसेज भी दे देता हूँ कि देखो बच्चों, चैतन्य का एक ही मैसेज है, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। और जो बच्चे ड्रॉप लेके पढ़ रहे हैं, तो देखो थोड़ा सा हर्डल्स आएंगे, थोड़ा डिमोटिवेट भी होगे, चाहे आप कितना ही मोटिवेशनल स्पीक सुन लीजिए, लेकिन डिमोटिवेट भी होंगे। लेकिन अपनों को, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, कैमरामैन फोकस, तो अपन को अपने टारगेट पे फोकस रहना है ना। आपको अपना टारगेट याद रखना है, धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो बट करते रहना है, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है। एम आई राइट चैतन्य? यस सर। सो वंस अगेन बिग कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर बेटा। गॉड थैंक ब्लेस। यू सर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस।